हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 11 का नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस एंड डिराइव द इक्वेशन ऑफ डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। वैसे डी ब्रोगलीज इक्वेशन और इसका हाइपोथेसिस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, बट यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा, इफ रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर why not particle of nature also exhibit wave like character। देखो रेडिएशन को तो ड्यूअल नेचर है, बट व्हाई नॉट पार्टिकल ऑफ नेचर ऑल्सो एग्जिबिट्स वेव लाइक कैरेक्टर। उसमें वेव जैसा कैरेक्टर क्यों नहीं होता है पार्टिकल ऑफ नेचर में। तो ये जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन दिया साइंटिस्ट लुइस विक्टर डी ब्रोगली। सो फॉर दिस साइंटिस्ट लुइस विक्टर डी ब्रोगली forwarded the following hypothesis. He suggested that moving particles of matter should display wave-like properties under suitable condition. देखो मूविंग पार्टिकल्स, जो पार्टिकल मूवेबल फॉर्म में है मैटर के, शुड डिस्प्ले वेव लाइक कैरेक्टर। उसकी वेव जैसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, बट कंडीशन क्या चाहिए, सुटेबल कंडीशन चाहिए उसके लिए। क्लियर? तो इफ द रेडिएशन शोज द ड्यूअल नेचर देन मैटर ऑल्सो पोसेसिस ए ड्यूअल नेचर। ठीक है, तो अगर रेडिएशन है उसको अगर ड्यूअल नेचर है देन मैटर ऑल्सो पोसेस ड्यूअल नेचर, मैटर को भी ड्यूअल नेचर है। सो डी ब्रोगली shows that the wavelength of the particle is lambda and the momentum p. Then what is the formula? Lambda is equal to h by p, where h is Planck's constant, p is a momentum of particle, and lambda is the wavelength. And we very well know that what is the formula of momentum? H divided by mv, right? So your equation will become lambda is equal to h divided by mv, where m is a mass of particle, जो भी आपका पार्टिकल है उसका मास। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, दोनों में से कोई भी याद रख सकते हो, ठीक है। जैसी रिक्वायरमेंट वैसे हमें इस फॉर्मूला का यूज करना है। वैसे ही जो पार्टिकल नेचर के लिए एलिजिबल है फॉर्मूला, तो वैसे ही इट इज ट्रू फॉर फोटोन ऑल्सो, ये फोटोन के लिए भी है। तो मोमेंटम का उसमें फॉर्मूला था, मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय स्पीड, और एनर्जी फोटोन एनर्जी आप जानते हो एच न्यू और डिवाइड बाय सी, ठीक है। फॉर्मूला है अपने पास न्यू और सी, और लेमडा का रिलेशन क्या है, तो सी इज इक्वल टू लेमडा न्यू, सो दैट न्यू डिवाइड बाय सी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय लेमडा होगा। तो न्यू डिवाइड बाय सी है वो, वहां पे हम 1 डिवाइड बाय लेमडा लिख सकते हैं। तो P इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय लेमडा, लेमडा को सब्जेक्ट बनाओ तो h डिवाइड बाय p हो गया डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस अगेन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फोटोन के लिए भी एलिजिबल है, फोटोन के लिए भी बेटा क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन्स हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Position of particle and momentum cannot be measured simultaneously at a time। देखो पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों हम एक साथ में कभी मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अनसर्टेन। ओके, देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। जो पोजीशन की अनसर्टेनिटी होती है
उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स। और जो मोमेंटम होता है उसकी अनसर्टेनिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा पी। ओके, सो ये दोनों का यूज करके हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल बनाया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच बार। जो एच बार है उसकी जगह पे हमें एच डिवाइड बाई 2 पाई लिख सकते हैं। याद रखो, एच बार इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई क्या होगा, 2 पाई। एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट। ओके, तो ये जो हो गया वो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ओके, अभी देखो हाइजेनबर्ग में इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे मान लो कि जो पोजीशन है, ठीक है, पार्टिकल की जो पोजीशन है एक्स एक्सिस में, इसको एक्स कंपोनेंट बोलते हैं, इज टेंड्स टू 0, तो आपको मोमेंटम कितना मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। आप यहाँ पे रखो वैल्यू, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा एक्स को नीचे लेने दो, यहाँ पे 0 रखो, तो कोई भी टर्म के डिनोमिनेटर में अगर 0 टर्म आता है, दैट मीन्स इसमें मोमेंटम क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बनेगा। वैसे ही सेम, अगर मोमेंटम इज टेंड्स टू 0, देन यू विल गेट पोजीशन अनसर्टेनिटी विल टेंड्स टू इनफाइनाइट। ओके, और मोमेंटम 0 होगा तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। दैट मीन्स दोनों को बैलेंस करने के लिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो और उसको h डिवाइड बाय 2 पाई उससे इक्वल करो, तभी अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग का वो प्रूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों पार्टिकल के फॉर्म में भी ये दोनों कंडीशन भी हमें लिखनी पड़ती है। ठीक है, 2 मार्कर का बोर्ड में क्वेश्चन बेटा आ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेव पैकेट, एक्सप्लेन बाय यूजिंग नेसेसरी डायग्राम। वेव पैकेट क्या होता है, वो एक सुटेबल डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करो। देखो ये मेरे पास तीनों इंडिविजुअल मार्कर है, ये तीनों मार्कर का एक मुझे पैकेट बनाना है, तो तीनों को क्या करना पड़ेगा, ऐसे ज्वाइन कर देना पड़ेगा। उसके बाद इसको मैं पैकेजिंग कर दूंगा, उसको पैकेज, ठीक है, पैक कर दूंगा तीनों को, तो एक पूरा पैकेट बन जाएगा। वैसे ही सेम, अगर डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के जो रेडिएशंस होते हैं वो अगर मर्ज होते हैं, तो उसका एक रिजल्टन हमें जो मिलता है वो क्या होता है, वेव पैकेट्स होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं, रिजल्टन वेव ऑब्टेन बाय सुपरपोजिशन, दैट मींस मर्जिंग ऑफ वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ये लिखना है, क्या करना है आपको, रिजल्टेंट वेव ऐसे ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इज कॉल्ड ए वेव पैकेट। मैटर वेव एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सटेंडेड इन इनफाइनाइट स्पेस। देखो जो मैटर वेव होते हैं किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, कौन से पार्टिकल के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, इज नॉट एक्सटेंडेड इन इनफाइनाइट स्पेस, वो इनफाइनाइट स्पेस में एक्सटेंड नहीं हो पा रहे, तो इट इज अ वेव पैकेट एक्सटेंडेड अबाउट अ सेंट्रल वेवलेंथ। वो कहाँ पे एक्सटेंड होते हैं, अबाउट अ सेंट्रल वेवलेंथ। दैट मीन्स अगर ये 3 पेन है मेरे पास, 3 मार्कर है, तो अगर उसका सेंट्रल में लूँ, दैट मीन्स ये जो मार्कर होगी, ठीक है, वो उसकी सेंट्रल मार्कर सपोज है, तो क्या एक मुझे एक एवरेज जैसा मिलेगा, 5 और 10 होगा, तो 5 और 10 के बीच का एक मुझे एवरेज मिलेगा विच इज 7.5, 5 प्लस 10 15, 15 डिवाइड बाई 2 7.5 जितना मिलेगा, विच इज माई सेंट्रल वेवलेंथ। ओके, तो याद रखो इलेक्ट्रॉन के साथ जो भी मैटर वेव होते हैं, ठीक है, वो इनफाइनाइट स्पेस पे एक्सटेंड नहीं हो पाते। ठीक है, तो उसके लिए वेव पैकेट एक्सटेंड अबाउट अ सेंट्रल वेवलेंथ, वहां पे वेव पैकेट जो मिलता है वो सेंट्रल वेवलेंथ के लिए के साथ एसोसिएटेड होता है। नाउ इन दिस कंडीशन डेल्टा एक्स इज नॉट इनफाइनाइट, बस इट
इस कंडीशन में बट याद रखो कि डेल्टा एक्स इज नॉट इनफाइनाइट, राइट, बट इट हैज डेफिनाइट वैल्यू विच डिपेंड्स ऑन द रेंज ऑफ वेव पैकेट, बट उसको कुछ डेफिनाइट वैल्यूज है, वो किस पे डिपेंड होती है, जो वेव पैकेट की रेंज होती है उस पर डिपेंड होती है। Also, a wave packet does not have definite wavelength but made up of number of wavelengths about a central wavelength. तो ये जो हमने फर्स्ट यहाँ पे देखा वही है कि वेव पैकेट है वो किससे बनता है, उसको कोई डेफिनेट वेवलेंथ नहीं होती है, बट मेड अप ऑफ नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, वो नंबर ऑफ वेवलेंथ से बनी हुई है, ठीक है। वो कहाँ पे मर्जिंग होती है, उसकी सेंट्रल वेवलेंथ पे। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, यहाँ पे एम्पलीट्यूड बहुत कम है, उसके बाद थोड़ा हाई एम्पलीट्यूड्स हो रहा है, तो उसकी जो सेंट्रल वेवलेंथ होती है वहाँ पे वेव पैकेट क्या होता है, मर्ज होता है, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है। क्लियर? वैसे ही नीचे भी आपको एक डायग्राम दिया है जिसमें भी वेवलेंथ बताया, ठीक है। वेवलेंथ मतलब यहाँ पे ये जो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है उसके बाद जो नेक्स्ट साइकिल आएगी उसका जो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, ये दोनों का सर्टेन जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट अगर वेवलेंथ अगर हम कंसीडर करें तो उसकी जो सेंट्रल वेवलेंथ होगी वही अपने लिए वेव पैकेट की वेवलेंथ होगी। क्लियर? बट ये तो वेव्स क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस नेगेटिव साइड भी और इनफाइनाइट डिस्टेंस पॉजिटिव साइड भी क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, वो कोई लिमिटेड में नहीं है, लिमिटेड रीजन में नहीं है। आया समझ में? ये इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स का और इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए दो वेव पैकेट्स यहाँ पे आपको बताए। ओके, तो ये एग्जांपल्स है और इसकी थ्योरी। ओके, याद रखो अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग का वो 2 मार्कर में आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको डी ब्रोगलीस जो हाइपोथेसिस है, ठीक है, वो भी 2 मार्कर में भी उसमें ही आ सकता है, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो ये भी 2 मार्क्स में आ सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।